जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम एलआईसी की आईपीओ के बारे में बात करेंगे। क्या आपको एलआईसी के आईपीओ में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला ये। ठीक है, और एलआईसी के फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे। मतलब कि आईपीओ आने के बाद क्या एलआईसी में ग्रोथ दिखता रहेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या वही ग्रोथ रहेगा जो इस टाइम एलआईसी के आईपीओ में है? जो एलआईसी का जो इस टाइम पे ग्रोथ है, पूरा मार्केट शेयर जिसने एलआईसी ने हासिल कर रखा है अभी 2021 में इंडिया के अंदर, क्या 15 साल के बाद भी यही मार्केट शेयर एलआईसी के पास रहेगा? उसके बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एलआईसी के बारे में जानते हैं, एलआईसी आखिर है क्या। एलआईसी जो है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और सबसे बड़ी बॉडी है गवर्नमेंट की। ठीक है, फुल फॉर्म है आपका एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है और 100% का स्टेक गवर्नमेंट के पास ही, किसी और के पास नहीं है। ठीक है, एलआईसी क्या जो कंपनी, एलआईसी जो कंपनी है वो बनी कैसे? 1 सितंबर 1956 में पार्लियामेंट में इसको पास किया गया, लॉ पास किया गया। ठीक है, और उस टाइम पे फिर ये कंपनी तैयार हुई। अब जो एलआईसी होती है, एलआईसी जो कंपनी है आपकी, वो पूरी एक कंपनी नहीं है। 1956 में 245 कंपनी थी आपकी, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ थी। 245 कंपनी, उन सबको मर्ज करवा के एक पूरी कंपनी बनाई गई और उस कंपनी का नाम दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी एलआईसी है। ठीक है, तो एलआईसी 245 कंपनियों को मिला के मर्ज करवा के बनाया गया। ठीक है, ये तो आ गया आपका हिस्ट्री कि एलआईसी का कब बना और कैसे बना एलआईसी। ठीक है, बात करें इस टाइम पे कि अभी क्या है चल रहा है मार्केट में एलआईसी का। सबसे पहला, अगर मैं एक बढ़िया एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पे ज़्यादा आगे पूरा वीडियो देखना समझने के लिए। अगर एक सबसे बड़े एग्जांपल लेके चलूँ मैं आपको, मान के चलो आपका एक बिजनेस है। ठीक है, कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, और आप जिस जहाँ पे आपका बिजनेस है उस 10 किलोमीटर के रेंज में किसी के पास भी कपड़े का दुकान नहीं है। किसी के पास छोटा सा, छोटे से लेकर बड़े तक का दुकान है ही नहीं कपड़े का। ठीक है, तो उस एरिया में आपके पास कितना शेयर होगा, मार्केट शेयर कितना होगा? 100% आपके पास ही होगा, क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपके सामने कोई कपड़े का दुकान ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न यही है एलआईसी के पास। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले के टाइम पे कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी एलआईसी को छोड़ के। ठीक है, तो उस टाइम पे जो किसी के भी मुंह से में अगर आप सुनोगे तो यही बोलेगा कि एलआईसी करवा लो, इंश्योरेंस का नाम कम लेगा, कहेगा कि एलआईसी करवा लो। तो मेन रीज़न यही था कि पहले कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो धीरे 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 कर करके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, तो एलआईसी के कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे आ गए। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ऐसे कंपनी आई हैं जो कि एलआईसी को बीट कर रही है, एलआईसी को कॉम्पिटिट कर रही है, कॉम्पिटिशन देने के लिए खड़ी है। एक से एक कंपनियां खड़ी है जो बढ़िया बढ़िया प्रीमियम दे रही है आपको, बढ़िया बढ़िया प्राइस में कम प्रीमियम दे रही है आपको, जो कि एलआईसी भी नहीं दे रहा उतना प्रीमियम। तो बात करते हैं आपकी शुरुआत से एलआईसी के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2021 के मुताबिक जो एलआईसी का मार्केट शेयर है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, 64% का मार्केट शेयर है। और अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई के पास टोटल मार्केट शेयर है 7.83% का, एचडीएफसी के पास है 7.63% का, और मैक्स लाइफ के पास है 3.4% का, और लास्ट में बजाज जो है वो 2.1% का। और भी इसके नीचे है 1%, बहुत सारे हैं, टाटा हो गया आपका, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ इंश्योरेंस, टोटल 20-25 कंपनियाँ होंगी आई थिंक, जो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करती है। ठीक है, तो ये तो आपका इतना रह गया आपका एचडीएफसी मैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी का मैं नाम बता दिया आपको। अब आप सोच रहे होगे कि लाइफ इंश्योरेंस जो एलआईसी है उसके पास तो मार्केट से 64% का है, तो क्या दिक्कत है? 64% और एसबीआई के पास, एचडीएफसी के पास 7% का मार्केट शेयर है। तो 7 को अगर 64 से कंपेयर करो तो 64 बहुत बड़ा लगता है देखने में। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को पास्ट से कंपेयर करूँ, 2014 में जो एलआईसी था उसके पास 64% की बजाय 75% का मार्केट शेयर था इंडिया में। अब की बात करूँ 2021 में, 2022 चल रहा है लेकिन रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75 से घट के 64%, 65% पे आ चुका है। तो मतलब जो मार्केट शेयर है एलआईसी का वो धीरे धीरे घट चुका है। और किसकी वजह से घटा है? ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की वजह से घटा है। क्यों घटा है आगे बताऊँ मैं आपको। तो सबसे पहले एलआईसी के पास ऐसा क्या है
जो इस टाइम पे सबसे बड़ा हाइप बना हुआ है एलआईसी के पास, और सबसे बड़ा रीज़न क्या है एलआईसी के बारे में, क्या है एडवांटेज के बारे में बताऊँगा, डिसएडवांटेज के बारे में बताऊँगा, ताकत के स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँगा आपको, वीकनेस के बारे में बताऊँगा एलआईसी के भी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें एलआईसी का, तो एलआईसी के जो कंपनी है तो उसमें 2 लाख एम्प्लॉय हैं, ठीक है। 15 लाख आपकी जो है एजेंट है, ठीक है। और 30 करोड़ तक, 30 करोड़ से ज़्यादा की पॉलिसी है एलआईसी के पास, ठीक है। अब एलआईसी का जो मेन सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो है नेटवर्क। एलआईसी के पास एजेंट इतने ज़्यादा हैं कि छोटा छोटा गांव भी हो ना, अगर छोटे छोटे गांव में भी अगर चला जाओ, अगर वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना हो ना, तो वहाँ पे बंदे अपना पॉलिसी नहीं खरीद पाते, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियाँ हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन, ऑफलाइन भी है, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी है। अगर मान के चलो वहाँ पर टेक्नोलॉजी, किसी छोटे मोटे गाँव में टेक्नोलॉजी नहीं है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर भी एलआईसी है। चाहे वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनियाँ है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एलआईसी वहाँ पर भी है, क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा के एजेंट हैं वहाँ पे। टोटल जो एजेंट है 15 लाख से ज़्यादा के एजेंट हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे शहर से लेके बड़े बड़े शहर तक हर जगह एलआईसी फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है एलआईसी का फैलने का, एजेंट इतने हैं आपके, मेन रीज़न पहला ये हो गया। दूसरा हो गया आपका ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करते हो एलआईसी पे, आप ट्रस्ट क्यों करते हो? सबसे बड़ा रीज़न तो है क्योंकि एलआईसी जो है वो आपकी गवर्नमेंट की बॉडी है। आप ये सोचते हो कि अगर मैं एलआईसी से अपना प्रीमियम खरीदता हूँ, पॉलिसी खरीदता हूँ, तो मेरे को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो हो, अपनी जो एलआईसी जो पॉलिसी खरीद रहे हो, एक गवर्नमेंट बॉडी से खरीद रहे हो, मतलब कि एक सरकार से खरीद रहे हो। आपको ये लगेगा कि अगर मैं एलआईसी से ख़रीदता हूँ तो फ्यूचर में मेरे को भाई मेरा क्लेम मिल जाएगा, मेरे को डरने वाली बात नहीं है, मेरा पैसा कहीं भग के नहीं जाएगा। आपको ये लगे क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी है। आप ये सोचते हो कि प्राइवेट में क्यों करवाओ, प्राइवेट में करने से डरते हैं बंदे, बहुत से बंदे, कि इनको लगता है कि कहीं मेरा क्लेम ना मिले, कहीं मैं जो पॉलिसी है उसका जो क्लेम अगर करूँ तो कहीं वो फ्यूचर में मिले या ना मिले। लेकिन अगर मैं एलआईसी से करवाता हूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो 100% मेरे को मेरा क्लेम मिल जाएगा। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, IRDAI जो एक कंपनी है आपकी, वो गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी क्या करती है, जितने भी इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का काम क्या है, अगर एग्जांपल लेके बताऊँ मैं आपको, तो अकॉर्डिंग टू IRDAI ये कहती है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, उनके पास जितना भी रिजर्व है ना, मतलब कि पॉलिसी का, जैसे कि मान के चलो किसी कंपनी एच डी एफ सी कंपनी ने 1,000 का पॉलिसी बेचा, ठीक है। तो उनके पास रिजर्व में, उनके पास इस टाइम पे करीब 1,500 का रिजर्व होना चाहिए। उन्होंने बेचा 1,000 रुपये का पॉलिसी, ठीक है। तो उनके पास उस कंपनी में कम से कम 1,500 का रिजर्व तो होना चाहिए, रखा होना चाहिए। ऐसा क्यों? मान के चलो जितने भी 1,000 टोटल उन्होंने पॉलिसी बेचा HDFC ने, और एक टाइम ऐसा आता है कि जितनी भी पब्लिक है जिन्होंने अपना पॉलिसी HDFC से खरीदा है, अगर वो एक बार मांगना चालू कर दिया कि भाई मेरे को बचिए, मेरे को बचिए, मेरे को बचिए, तो उनके पास पैसा होना चाहिए पॉलिसी देने का। अब मान के चलो अगर रिजर्व भी नहीं रहेगा HDFC के पास, और एक बार में अगर सब बंदे मांगने लग जाए, अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई सबका क्लेम है, अब मना कर नहीं सकते। तो इसीलिए IRDAI के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी है उनके पास टोटल रिजर्व का 150% रिजर्व कंपनी में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको डरने वाली बात ही नहीं है कि अगर आप क्लेम लेने जाओगे, चाहे LIC से लेने जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंपनी से आप लेने जाओ, कहने का मतलब है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप अपना क्लेम लेने जाओ तो आपको मिल जाता है क्लेम। अगर मैं सेटलमेंट रेशियो की बात करूँ LIC का, तो 98.62% सेटलमेंट रेशियो है LIC का। और कुछ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनकी इससे ज़्यादा भी है, कितनी का तो 99% का सेटलमेंट रेशियो है, ठीक है। और बहुतों का इससे कम भी है, 97-96% भी है आता, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्टेड वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो रिजेक्टेड वैल्यू में थोड़ा LIC अपने आप को ग्रो किया है। पहले LIC का 1.09% रिजेक्टेड वैल्यू था, मतलब कि 98.62% तो वो अपना क्लेम दे देता था, लेकिन उसमें से 1.09% उसका जो था वो रिजेक्ट होता था, क्लेम रिजेक्ट होता था। और जो बाकी कुछ थे वो कुछ रीज़न की वजह से, और भी अलग जो रीज़न होता है उसका, तो 1.09% उसका रिजेक्टेड वैल्यू था LIC का, जो कि घट के, रिजेक्टेड वैल्यू घट के 1% पे आ चुका है। तो 0.09% रिजेक्टेड वैल्यू घटा।
ठीक है। तो सेटलमेंट जो रेशियो है, मतलब कि जो एलआईसी है, जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है एलआईसी का, वो 98.6862% है। तो मतलब कि एक 100 पॉलिसी में तो 98% जो पॉलिसी है वो क्लेम हो जाता है। मतलब 98 बंदों को अपना पॉलिसी का हक मिल जाता है। उसमें से एक डेढ़ एक दो बंदे जो होते हैं उनको कुछ रीज़न की वजह से मदद नहीं मिल पाता, कुछ रीज़न होता होगा उसकी वजह से नहीं मिल पाता। ठीक है, ये तो चीज़ तो हो गया। तो इसीलिए आपको डरने वाली बात तो है नहीं। किसी अगर प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी से अगर आप क्लेम ले रहे हैं या पॉलिसी ले रहे हैं, तो अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात करूँ मैं आपको, एल तो आप इसलिए लेते हो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, आपको क्लेम आपका मिल जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर किसी के इसलिए नहीं लेते प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से कि आपको लगता है कि मेरा पैसा लेके ना भाग जाए, या कुछ अब मान को चलो बैंक करप्ट ही हो जाए, अगर मैं HDFC से करवाता हूँ या बजाज से करवाता हूँ, अगर फ्यूचर में अगर वो बैंक करप्ट हो गई तो मैं क्या करूँगा, तब तो मेरा पैसा खत्म। तो इसमें भी ऐसा नहीं है। अगर मैं येस बैंक की बात करूँ, येस बैंक डूब गया था, तो येस बैंक को बचाने के लिए SBI पे प्रेशर डाला गया। SBI जो गवर्नमेंट की बॉडी है, SBI पे प्रेशर डाला गया और बोला गया कि आप गवर्नमेंट में अपना स्टेक खरीदो। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में ऐसा कंपलसरी होता है कि मान के चलो कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डूब रही होती है, HDFC से मान के चलो आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, कुछ टाइम बाद HDFC अगर बैंक पे आ जाती है, बैंक पे आ जाती है, डूबने पे आ जाती है पूरा, तो क्या होता है उस टाइम पे कि उस अगर HDFC डूब रही है और कोई दूसरी कंपनी बिल्कुल ही उस टाइम बहुत बढ़िया कंपनी है, टाटा का नाम लेते हैं, सॉरी बजाज का नाम लेके चलते हैं, अगर बजाज उस टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, तो क्या किया जाएगा, HDFC को बजाज से मर्ज करवा दिया जाएगा, डूबने देगा। कोई सी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, वो गवर्नमेंट उसको डूबने नहीं देगी, उसको दूसरी बड़ी कंपनियों से मर्ज करवा देगी। ठीक है। तो आपने जिस भी कंपनी से अपना पॉलिसी खरीदा है, तो डरने की वाली बात नहीं है कि आपका कोई कंपनी या बैंक हो जाएगा या इंश्योरेंस लेके चला जाएगा, पैसा लेके चला जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप डरने वाली बात नहीं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से खरीदो या आप LIC से खरीदो। ठीक है। तो आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मेरा पैसा कोई लेके भाग जाएगा या मेरा पैसे की थोड़ी कोई दिक्कत हो जाएगी। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया आपका ट्रस्ट वाली बात थी। आपको प्राइवेट सेक्टर पे भी ट्रस्ट होना चाहिए और आपका LIC पे भी ट्रस्ट है। LIC पे तो ट्रस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी है। प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब उन्होंने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, मान के चलो 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया, HDFC से आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदा। कुछ टाइम पे अगर वो इंश्योरेंस आप क्लेम करने जाते हो, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से अगर क्लेम नहीं हो पाता है, कुछ ऐसा होता है, तो जिस भी कंपनी से आपने क्लेम खरीदा है ना, मतलब सॉरी पॉलिसी खरीदा है, HDFC से मान के चलो आपने पॉलिसी खरीदा है, तो HDFC क्या करती है, आपके उस इंश्योरेंस का प्री क्लेम करवाती है, प्री इंश्योरेंस करवाती है किसी थर्ड पार्टी कंपनी से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि HDFC के जेब से जाता है। HDFC क्या करेगी, पहले आपका इंश्योरेंस लेगी, इंश्योरेंस करवाएगी, ठीक है, और फिर उसका प्री इंश्योरेंस करवाती है, री इंश्योरेंस करवाती है। तो ये चीज़ होता है कि आपको पैसा मतलब आपको मिलना ही है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी में कितनी कोई सी भी कंपनी हो, आपको आपका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की। अगर आप बात करें ग्रोथ, ये डिसएडवांटेज के बारे में, LIC में क्या डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आप अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 2 करोड़ का आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो LIC से, कंपेयर करो आपने 2 करोड़ का पॉलिसी खरीदा, इंश्योरेंस करवाया LIC से, और दूसरी तरफ आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से अपना पॉलिसी लिया, ठीक है, तो जो प्रीमियम होगा ना LIC का, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बात करें तो बहुत कम होगा। जहां आपको 8,000 में आपको पॉलिसी मिल जाएगा, 9,000 में, 10,000 में, वहीं आपको LIC में 15,000 का मिलेगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है LIC की ग्रोथ में डाउन दिखने का, क्योंकि जहां आपको 8,000 में वही इंश्योरेंस आपको 8,000 में मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से, HDFC बजाज इन सब कंपनियों से मिल रहा है, तो आप 15,000 रुपये क्यों खर्च करोगे LIC में। अब डरने वाली बात तो है नहीं, मैंने ट्रस्ट का पहले बता दिया आपको। LIC की कितनी भी कोई सी बड़ी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी में आप, डरने वाली बात होती नहीं, क्योंकि मैंने आपको ट्रस्ट का पहले बता दिया ट्रस्ट में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि आप डर नहीं सकते अब LIC कंपनी से। ठीक है। तो आप 8,000 रुपये दे के आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से अपना उठा सकते हैं, से पॉलिसी उठा सकते हैं, तो आप LIC में ही क्यों लगाओगे पैसा। सबसे बड़ा चीज़ तो ये हो गया। ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ की वजह से LIC का जो ग्रोथ है वो
डाउन देखने को मेरे को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी पूरी LIC के बारे में, ट्रस्ट के बारे में बात हो गया, अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बारे में बात हो, कॉम्पिटिटर के बारे में बात हो, सब कुछ के बारे में बता दिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं IPO के बारे में। IPO क्या करना है? तो IPO का जो IPO साइज है वो 63,000 करोड़ का साइज है, ठीक है, लाने वाली कंपनी, और अपना 5% का स्टेक बेचने वाली है LIC, ठीक है। और 5% में 31 करोड़ का टोटल शेयर होगा, 31 करोड़ शेयर होंगे, जिसकी जो वैल्यू होगी वो 63,000 करोड़ की वैल्यू होगी। और ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा IPO होगा। इससे पहले पेटीएम का आया था, और पेटीएम का आपको पता ही है क्या हाल हुआ पेटीएम का, अपने इन्वेस्टर को उसने इतना लॉस दिया कि पूछो ही मत, ठीक है। तो क्या LIC के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन लो तो मैं अपने रिस्क के हिसाब से मैं करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे जो LIC इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है कि अब डर रहे हो कंपनी में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, पैसा इतना है LIC के पास, अंधा पैसा है LIC के पास, ठीक है। और इस टाइम हाई बना हुआ है LIC का। इस टाइम पे अगर आप लगाते हो तो बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगाना है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो है LIC के IPO का बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है। कंपनी छोटी कंपनी भी नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो आप अपने, अगर लगता है कि LIC में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया ट्रस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ, जितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी इतनी छोटी भी नहीं है, आप अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लॉट खरीद सकते हो, अपने जो IPO अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे है बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है LIC का IPO का। क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि हर बंदा कह रहा है कि LIC के IPO में लगाऊंगा, LIC के IPO इन्वेस्ट करूँगा। तो टाइम होता है ना किसी हर चीज़ का, तो आप इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो LIC के IPO में तो ज़्यादा चांस बनता है कि आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बात करें अब फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। IPO का तो हो गया, क्योंकि मैं तो अगर करूँगा, मैं तो करना हुआ है मेरे को, तो मैं अप्लाई करूँगा। आप अगर अप्लाई कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि इस टाइम हाई पे मैंने बता दिया आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए अप्लाई, ठीक है। अपने रिस्क पे आपको अप्लाई करना चाहिए। अब बात करें ग्रोथ के बारे में, 10 साल 15 साल 20 साल, क्या अभी इसमें इतना ही ग्रोथ दिखेगा? तो मेरे को लगता है नहीं दिखेगा इतना ग्रोथ, क्योंकि इस टाइम इसके LIC के इतने कॉम्पिटिटर है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में इतने कॉम्पिटिटर हैं। जो LIC आपको 15,000 का प्रीमियम दे रही है, वही प्राइवेट सेक्टर कंपनी आपको 8,000 में प्रीमियम दे रही है। तो कहाँ से टिकेगी LIC कंपनी? बिल्कुल नहीं टिकेगी। अब इतनी सारी LIC कंपनी, HDFC कंपनी, SBI, बजाज, मैक्स, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी बीट कर रही है LIC को। तो मार्केट में आप कह सकते हैं कि बीट करने का कॉम्पिटिटर आ चुका है LIC का। बहुत सारी ऐसी LIC कंपनी है। और जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपनी सारा पैसा झोंक देगी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या लगता है HDFC कंपनी टिक नहीं पाएगी मार्केट में। आपकी जो मैक्स है, बजाज है, टाटा जैसी बड़ी कंपनी है, क्या वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है LIC का शेयर घट रहा है, मार्केट शेयर जो है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से वो घट रहा है, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर आ रहा है। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में बढ़ाने के लिए इसको अपना थोड़ा प्रीमियम को थोड़ा घटाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम अगर घटाती है तो थोड़ा हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन, क्योंकि अब जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है अब ऑनलाइन अपना प्रीमियम बेचती है। आप चाहो तो अपना तुरंत 5 मिनट बैठो, अपना फॉर्म वॉर्म फिल करो और आपको तुरंत प्रीमियम मिल जाएगा। तो अब कोई झंझट वाली बात नहीं है। तो ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ में थोड़ा लाना पड़ेगा टाइम, उसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपको पूरा LIC के बारे में, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक कर देना।